Hi guys, welcome to Abhyas classes. I am your educator Pratik Morwal. In this session, we are going to discuss about Operation Brahma, which is actually India's humanitarian response to Myanmar earthquake. Apart from this, we will also discuss earthquake किस प्रकार से आता है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या रहेंगे, इन सारी बातों की चर्चा हम इस सेशन में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज, जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा को लॉन्च कर दिया है और जो भी रिलीफ मटेरियल है वो म्यांमार तक पहुंचाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंडियन एयरफोर्स और नेवल शिप्स की मदद। बट इट अब हम इन शॉर्ट देखते हैं कि म्यांमार में ऐसा हुआ क्या है। म्यांमार में एक 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। जब भी अर्थक्वेक का हम मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं तो किस पे करते हैं हम? रिएक्टर स्केल पे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अब इस अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर बताया जा रहा है वो है मैंडले में। मैंडले म्यांमार का सेकंड सबसे बड़ा सिटी है। एपिसेंटर क्या होता है? ये तो हो गया आपका अर्थ का सरफेस। इस अर्थ के सरफेस के नीचे जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम हाइपोसेंटर। अब इस हाइपोसेंटर से ठीक ऊपर अर्थ की सरफेस पे जहां पे हमें इमीडिएट झटके महसूस होते हैं उसी को क्या बोलेंगे हम? एपिसेंटर। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि जहां पे भी एपिसेंटर होगा उसी के आसपास काफी ज्यादा नुकसान होता होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो भूकंप के झटके हैं म्यांमार से 900 किलोमीटर की दूरी पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी महसूस किए गए हैं। इसी के साथ वहां पे काफी ज्यादा स्ट्रक्चर का डैमेज भी हुआ है और एक 30 मंजिला इमारत भी ढह गई है। म्यांमार की जो स्टेट मीडिया है उन्होंने अभी तक कंफर्म किया है कि 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 2 से 3000 लोग की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज। साथ ही साथ यूएस की जो एजेंसी है उसने सैटेलाइट इमेजेस को यूज करके बताया है कि आने वाले समय में 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु यहाँ पे निश्चित है और कई संख्या में लोग यहाँ पे मिसिंग रहेंगे। ऐसे मुश्किल समय में म्यांमार ने पूरे विश्व से आह्वान किया है कि प्लीज आइए हमारी मदद कीजिए। इसी मदद को कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यूएसए ने 2021 में ही म्यांमार से अपने रिलेशन कट ऑफ कर दिए थे, क्योंकि 2021 में म्यांमार में मिलिट्री कूप हो गया था और यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी, यानी कि सैन्य शासन आ गया था। उस समय वहां पे जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के वो थे जो बाइडन, लेकिन जो प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, जब उनसे पूछा गया ऐसे मुश्किल समय में आप म्यांमार की मदद करेंगे तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए बोला है बिल्कुल हम मदद करेंगे। इसी के साथ साथ चाहे हम बात करें रशिया की या हम बात करें चाइना की, ये दोनों कंट्री भी म्यांमार की मदद कर रही है। तो इंडिया को तो मदद करना एकदम मस्ट है। तो हम देखते हैं कि इंडिया कर क्या रहा है। इसके लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। इंडिया का हमेशा से स्टांस रहा है कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। इसी के साथ साथ इंडिया की हमेशा से एक नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी रही है, यानी कि हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों को प्राथमिकता दी है। इंडिया और म्यांमार एक ग्रुप के भी पार्ट है जिसका नाम है बिम्स्टेक ग्रुप। इंडिया ने इससे पहले भी 2023 में इस तरीके का ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त, वो लॉन्च किया था किसके लिए? टर्की के लिए, जब वहां पे भूकंप आया था। तो इंडिया को एक तरीके से इस तरीके ऑपरेशन लॉन्च करने की एक्सपर्टाइज है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत लॉन्च हुआ। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पे बोला है कि हमारे फ्रेंड होने के नाते और नेबरिंग कंट्री होने के नाते इंडिया म्यांमार की जितनी हो सके इत मुश्किल समय में एक तरीके से सहायता करेगा और खड़ा रहेगा और जितनी भी मदद पॉसिबल होगी वो प्रोवाइड करेगा। जब भूकंप आया था म्यांमार में, जो इमरजेंसी एड यानी कि जो फर्स्ट कंसाइनमेंट 15 टन का म्यांमार की ओर निकला, उसमें क्या क्या था? उसमें टेंट्स थे, स्लीपिंग बैग्स थे, ब्लैंकेट्स थे, रेडी टू ईट मील्स, वाटर प्यूरिफायर्स, सोलर लैम्प, जनरेटर सेट, एसेंशियल मेडिसिन, ये सारी चीजें फर्स्ट कंसाइनमेंट में भारत ने म्यांमार में पहुंचा दी है। अब हम बात करें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का सपोर्ट किस तरीके से रहेगा ऑपरेशन ब्रह्मा में। इंडियन नेवी के 2 जहाज 40 टन का ह्यूमैनिटेरियन एड लेके निकल चुके हैं। और बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो उन्होंने एनडीआरएफ के 80 मेंबर्स को एयरलिफ्ट करा दिया है। कहां पे? म्यांमार में। ठीक है, अब एनडीआरएफ क्या है? एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, जो कि ऐसे समय पे काफी अच्छा काम करती है। ये इतना वेल इक्विप्ड इसलिए होती है क्योंकि इनके पास कंक्रीट कटर्स होते हैं, ड्रिल मशीन्स, हैमर्स, प्लाज्मा कटिंग मशीन, ये सारी मशीन्स होती है, जिस वजह से इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है ऐसे मुश्किल समय में काम करने के लिए। एनडीआरएफ की एक तीसरी टीम भी है जो कोलकाता में स्टैंड बाय पे रखी गई है। अगर म्यांमार में इनकी जरूरत पड़ती है तो ये भी वहां पे एयरलिफ्ट करा दी जाएगी। इसी के साथ साथ एक फील्ड हॉस्पिटल हो गया और 118 मेडिकल पर्सनल का स्टाफ हो गया, 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंसेज, ये सारी चीजें इंडिया के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को दी जा रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भूकंप किस प्रकार से आता है।
भूकंप आने को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा 3 टर्मिनोलॉजी जो कि है लिथोस्फीयर, टेक्टोनिक प्लेट्स और मैग्मा। लिथोस्फीयर क्या होता है? अर्थ का अपर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है? अब जब ये लिथोस्फीयर आगे जाके रिजिड सेक्शंस में डिवाइड होता है, इन्हीं को क्या बोलेंगे हम? टेक्टोनिक प्लेट्स बोलेंगे। अब मैग्मा क्या होता है? पृथ्वी के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो भी पृथ्वी के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो किस फॉर्म में होगा? वो लिक्विड फॉर्म में होगा। और इसी लिक्विड फॉर्म को क्या बोलेंगे हम? मैग्मा बोलेंगे। अब जब ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर होता है, तो मतलब ये जो लिक्विड है, पृथ्वी के अंदर होता है तो इसको मैग्मा बोल देंगे। अब जब ये मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा ज्वालामुखी के रूप में, तो उसको क्या बोल देंगे हम? लावा बोल देंगे। ठीक है? तो अब आपको ये समझ में आया लिथोस्फीयर, टेक्टोनिक प्लेट्स और मैग्मा। अब जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स है पृथ्वी के अंदर, लेकिन माग मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती रहती है, यानी कि तैरती रहती है, यानी कि मूवमेंट्स करती रहती है। इसी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से कुछ घटनाएँ घटित होती है, जिनको बोलते हैं हम अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और माउंटेन फॉर्मेशन। ये सारी घटनाएँ किसकी वजह से होती है? टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होती है। अब जब टेक्टोनिक प्लेट्स के आप मूवमेंट्स को समझिए, पहली है कन्वर्जेंट, दूसरी है डाइवर्जेंट, तीसरी है ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट में 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में आके मिलती हैं। डाइवर्जेंट में 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस से एक-दूसरे से दूर होती हैं। ट्रांसफॉर्म जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट्स होता है, वो हॉरिजॉन्टली होता है। हॉरिजॉन्टली यानी एक-दूसरे से समानांतर चलती रहती है, ठीक है? अब आप ये समझिए, जो म्यांमार का जियोलॉजिकल सेटिंग है, रिगार्डिंग टेक्टोनिक प्लेट्स वो कैसा है? ये चारों प्लेट के बीच में है। पहला है यूरेशियन प्लेट, दूसरा है इंडियन प्लेट, तीसरा है सुंडा प्लेट और चौथा है बर्मा माइक्रो प्लेट। अब बर्मा माइक्रो प्लेट क्या है? बर्मा माइक्रो प्लेट यूरेशियन प्लेट का ही एक सब पार्ट है और बर्मा ही म्यांमार का एक पुराना नाम हुआ करता था। अब हम देखते हैं म्यांमार में भूकंप किस प्रकार से आया। भूकंप आया जो आया ट्रांसफॉर्म मूवमेंट की वजह से। तो समझते हैं हम ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। मूवमेंट किसके बीच में होगा? 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में। एक तो ये टेक्टोनिक प्लेट होगी, दूसरा ये टेक्टोनिक प्लेट होगी। पहली टेक्टोनिक प्लेट कौन-सी है ये? ये है इंडियन प्लेट। ये होगी आपकी इंडियन प्लेट, ये दूसरी होगी बर्मा सब प्लेट। गॉट इट? अब जब इन दोनों प्लेट के बीच में मूवमेंट होती है, कौन-सी? ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, तो इन दोनों के बीच में एक दरार बनती है, ठीक है? ये दरार बनती है, इसी दरार को क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम क्रैक। ये कौन-सा क्रैक बनेगा? आपका फॉल्ट बनेगा। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। कौन-सा फॉल्ट बनेगा? स्ट्राइक अभी कैसे बना इसको भी समझेंगे। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ये दोनों जो इंडियन प्लेट और बर्मीज़ प्लेट के बीच में ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, उससे एक स्ट्राइक फॉल्ट बनता है। कौन-सा बनता है? एक तो स्ट्राइक और स्लिप, क्योंकि ये दोनों प्लेट आपस में एक तो स्लिप हो रही है और एक दूसरे पे फोर्स भी लगा रही है। अब इन फोर्स की वजह से वहां पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी रिलीज किस वे में होगी? वाइब्रेशन मोड में होगी। और इसी वाइब्रेशन को हम क्या कहेंगे? इसी वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक के जो झटके होते हैं वो कहेंगे। गॉट इट? तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार से म्यांमार में रिसेंटली जो भूकंप आया है वो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट की वजह से आया है और उस मूवमेंट की वजह से जो एक फॉल्ट बनता है उसको क्या नाम है? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है और वाइब्रेशन होता है उसी से अर्थक्वेक आता है। अब आप ध्यान रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट को क्या नाम दिया गया है? सैगिंग फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट? सैगिंग फॉल्ट। ठीक है, नाम दिया गया है भाई। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या है, सैगिंग फॉल्ट क्या है, इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है? एक बार पिक्चर्स के माध्यम से आप समझ लीजिए। ये आपका एपिसेंटर हो गया मैंडले में, ठीक है? और ये इंडियन प्लेट होगी, ये यूरेशियन प्लेट होगी। यूरेशियन प्लेट का ही सब पार्ट कौन-सा था? बर्मीज़ प्लेट, ठीक है? अब हम ये समझेंगे कि जो ये अर्थक्वेक है, ये इतनी दूर यानी कि 900 किलोमीटर दूर तक भी किस तरीके से पहुँचा? क्योंकि अर्थक्वेक जो है लगभग 700 किलोमीटर की गहराई तक हो सकता है। अर्थक्वेक जितना गहरा होगा, उसके झटके उतने कम महसूस होंगे। लेकिन जो ये रिसेंटली म्यांमार में अर्थक्वेक आया, वो शैलो डेप्थ पे था, यानी कि 10 किलोमीटर की डेप्थ पे था। इसीलिए ये
इसके झटके 900 किलोमीटर दूर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक भी महसूस किए गए। लार्ज मैग्नीट्यूड 7.7 काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है। फॉल्ट टाइप हमने देख ही लिया, फॉल्ट कौन सा था, सैगिंग फॉल्ट। और इफेक्ट ऑफ सोइल, सोइल की वजह से भी, सोइल का जो टेक्सचर होता है, कभी सॉफ्ट सोइल होती है, कभी हार्ड सोइल होती है, इन सब की वजह से भी जो वाइब्रेशन होता है अर्थक्वेक का, वो लंबे समय तक आगे जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर अर्थक्वेक। एंड हमने इस सेशन में जाना कि म्यांमार में किस तरीके से इंडिया एक ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च करता है और अपनी मदद करता है, और किस प्रकार से म्यांमार में अर्थक्वेक आता है। ये सारी चीजें हमने जान ली, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स के क्या हो सकते हैं? आप ये तो जानते हैं कि जान और माल की तो बहुत ज्यादा हानि हुई होगी, लेकिन इसके साथ साथ वहां पे जितने भी कोस्टल रीजन है, वहां पे सुनामी आने का काफी ज्यादा खतरा है। चाहे वो 2 दिन में आए, चाहे 10 दिन में आए, या 20 दिन में आए, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है एक तरीके से रुकेंगे नहीं, धीमे 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 धीमे, और ये समुद्र में चल जाएंगे, तो क्या होगा, वहां पे सुनामी होगी, जिसकी वजह से कोस्टल रीजन, वहां पे भी जान और माल की हानि हो सकती है। बैंकॉक में इतना नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे जो घर बनाए गए या फिर वहां पे कंस्ट्रक्शन होता है, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन होता है। म्यांमार जो है इतना डेवलप कंट्री नहीं है, ठीक है, ना ही डेवलपिंग कंट्री है, एक अंडर डेवलप कंट्री है, जिसकी वजह से वहां पे इस तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया। तो आने वाले समय में हम थोड़ा इन्वायरमेंट को बचा के इन समस्याओं से दूरी पा सकते हैं, लेकिन ये एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है, इससे बचा भी नहीं जा सकता। तो अब हम समझते हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में नॉर्थ ईस्ट जोन का मैप है, और ये जो म्यांमार है, इसका इंडियन बॉर्डर्स कौन कौन से कनेक्ट होते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आज का आपका रैप अप क्विज रहेगा, विच इंडियन स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद म्यांमार? ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि चारों बॉर्डर, चारों जो स्टेट है वो बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, लेकिन सबसे लंबा बॉर्डर कौन सा स्टेट शेयर करता है, और उसका आंकड़ा भी यहाँ पे दीजिएगा। अगर आपको सेशन समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू।